बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, यानी एक खींची हुई रस्सी में जो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो कैसे होती हैं। आपने कल पढ़ा था कि स्टेशनरी वेव्स जो हैं वो हम एक स्ट्रिंग पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर आप एक तरफ से उसमें डिस्टरबेंस करेंगे तो वो जब रिफ़्लेक्ट होकर वापस आती हैं तो उनकी रिफ़्लेक्शन और ओरिजिनल जो वेव बनी हुई है उन दोनों के मिलने से स्टेशनरी वेव बनती है। तो आज हम उसी के बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L which is kept stretched by clamping its ends so that the tension in the string is F। आपने इसके दोनों एंड से जो है उसको स्ट्रेच किया हुआ है, पकड़ के दोनों एंड से उसको टाई कर दिया है और उसको बांध दिया है। तो इस तरह से उसमें जो एक टेंशन प्रोड्यूस हुई है उसको फोर्स एफ से हमने उसको डिनोट किया है। इफ़ द स्ट्रिंग इज़ प्लग्ड, अगर हम उसको थोड़ा सा प्लग करें या खींच के यानी छोड़ दें तो क्या होगा, एट इट्स मिडल, उसके दरमियान वाले हिस्से से, देन व्हाट विल हैपन, टू ट्रांसफर वेव्स विल ओरिजिनेट फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी सेंटर से दो वेव्स जो हैं वो ओरिजिनेट होंगी। ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो वेव की प्रोपेगेशन या वेव की जो मोशन होती है, जिस तरफ को वेव जा रही होती है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करते हैं या वाइब्रेट करते हैं। जैसे आपको फिगर में नज़र आ रहा है ब्लैक एरो जो है, जो सेंटर में यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ एंटी नोड है, यहाँ पे ये असल में मीडियम के पार्टिकल जो है उनकी मोशन ये वाली डायरेक्शन की होगी। लेकिन जहाँ पे आपको एल लिखा हुआ नज़र आ रहा है उसके दोनों तरफ को वेव जा रही है, राइट साइड को भी और लेफ़्ट साइड को, ये वेव की मोशन है। तो इसमें वेव की मोशन जो है उसके परपेंडिकुलर है मीडियम के पार्टिकल की डायरेक्शन मोशन। तो ये वाली यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव जो है वो प्रोड्यूस हुई है, सेंटर से वेव जो है स्टार्ट हुई है, ओरिजिनेट हुई है और वो दोनों साइड्स को चली गई है। और दोनों साइड पे आपने उसके जो है वो रिजिड एंड है उसका, वहाँ से दोनों साइड से जो वेव है वो रिफ़्लेक्ट होएगी और रिफ़्लेक्ट होने के बाद वो वापस आएगी। ठीक है, तो देन हम दोबारा इसी रीडिंग पे आते हैं कि टू ट्रांसवर्स वेव्स विल ओरिजिनेट फ्रॉम दिस पॉइंट, one of them will move towards left end of the string and the other towards right end. When these waves reach the two clamped ends, दोनों एंड्स जो कि जहाँ पे क्लैंप लगा हुआ है या जहाँ से आपने उसको स्ट्रॉन्गली पकड़ा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, दोनों वेव्स जो हैं वो जब दोनों एंड्स पे पहुँचेंगी दे आर रिफ्लेक्टेड बैक, वो दोनों रिफ्लेक्ट बैक होंगे, दस गिविंग राइज टू द स्टेशनरी वेव, जिस तरह से स्टेशनरी वेव जो है वो बन जाएंगी। एज द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर क्लैम्प्ड, क्योंकि उसके दोनों एंड जो हैं उनको क्लैम्प किया हुआ है, नो मोशन विल टेक प्लेस देयर, यहाँ पे कोई मोशन जो है वो टेक प्लेस नहीं, क्योंकि वो आगे नहीं ना जाएंगी, दोनों साइड्स पे जाके वो एंड हो गई है ना। सो नोड्स विल बी फॉर्म्ड एट द टू एंड्स, दोनों साइड्स पे जो हैं वो नोड्स बन जाएंगे, जैसे फिगर में उनको एन से डिनोट किया गया है, और जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो एंटी नोड बन जाएगा, जहाँ उसको ए से डिनोट किया हुआ है फिगर में। ठीक है, सो द नोड्स विल बी फॉर्म्ड एट द टू एंड्स एंड वन मोड यहाँ लिखा हुआ ये नोड है, NODE नोड ऑफ वाइब्रेशन, वन मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग विल बी will be as shown in the figure 8.13 with the two ends as nodes, and ये सॉरी मॉड ही है, ये नोड नहीं है, द वन मॉड, यानी एक मॉड आपको जो है वो वाइब्रेशन का आपको दिखाया गया है। और क्या होगा, दोनों एंड्स जो होंगे वहाँ पे नोड्स बन जाएंगे और सेंटर में एंटी नोड होगा। द टू एंड्स नोड विल बी एट द टू ends with one antinode in the center. Usually the string seems to vibrate in one loop. इस तरह से हमें ऐसे लगता है, ऐसे दिखाई देता है कि उससे एक लूप बनी है स्ट्रिंग की ना, और एक साइड पे वो रियल में इस
जो है वो स्ट्रिंग होती है और दूसरी साइड पे उसकी रिफ्लेक्शन होती है, वो एक्चुअल नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको देखें तो वाइब्रेट करते हुए तो वो हमें ऐसे ही लगेगा कि वो रियल में जो है वो यहाँ पे वेव बनी हुई है। इस चीज़ को आपने शायद कभी ऑब्ज़र्व किया हो, ये जो बच्चे जो है ना वो एक जिसको पंजाबी ज़बान में पंबीरी कहते हैं, वो दरमियान में सेंटर में उसके एक स्पिनर टाइप होता है, उसके दरमियान में धागा गुजारा होता है। जब बच्चे कुछ जो है वो बॉटल का ढक्कन लेके उसमें 2 सुराख करते हैं और उसमें से 2 धागे गुजारते हैं और उस दोनों हाथों की उंगलियों के साथ जो है वो उसके धागे के दोनों एंड्स डाल लेते हैं। दरमियान में वो रस्सी को अच्छी तरह से घुमा के जब उसको वाइब्रेट करती है वो तेज़ी के साथ ना, तो जब तेज़ी से वाइब्रेट करती है तो उसमें स्टेशनरी वेव्स बन रही होती हैं। उसको गौर से देखें, आपको उसमें लूप्स जो है वो नज़र आएंगी बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे सिंगल लूप है, उसमें बहुत सारी लूप्स बनी होती हैं। तो ये बिल्कुल उसी चीज़ को ना आपने आपकी ऑब्जर्वेशन में जो है वो प्रैक्टिकली आ सकती है। वहाँ स्टेशनरी वेव्स जो हैं वो बनी होती हैं। विजुअली द स्ट्रिंग सीम्स टू वाइब्रेट इन वन लूप एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव नोड्स, यानी जो 2 इकट्ठे नोड्स आ रहे हैं एक के बाद दूसरा, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ द 1/2 ऑफ द वेवलेंथ, वो एक वेवलेंथ का आधा है, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ द वेव सेटअप इन स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग में बन रही हैं। सो दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ एल। यहाँ पे इस वाले मोड में जो हम एक लूप बनी हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो एल है। तो हम जो है हम इसको कह सकते हैं कि जो लेंथ है एल दैट इज़ इक्वल टू λ1/2, यानी हाफ लैम्डा के इक्वल है। स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसमें आधा लैम्डा बना है, आधा लैम्डे जितनी वेव बनी है। और यहाँ से अगर हम देखें तो 2 जो है वो एल के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास λ1 यानी वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 2l। यानी इस मोड ऑफ वाइब्रेशन में जबकि पूरी स्ट्रिंग पे एक ही लूप बन रही है, तो इस केस में हमारे पास जो वेवलेंथ की वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग की लेंथ का 2 टाइम होगी। अब नेक्स्ट ये है कि वेयर λ1 इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव सेटअप इन दिस मोड, द स्पीड v, अगर हमने जो है इसकी स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी हो, यानी वेव की अगर हम स्पीड कैलकुलेट करें तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन द स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द टेंशन विच इज़ डिनोटेड बाय एफ ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास ऑफ द स्ट्रिंग। सो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज़, यानी 2 चीज़ों पे ये एम जो है यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ को, यानी 1 सेंटीमीटर में या 2 सेंटीमीटर या मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर का कितना मास है। उसको हम अगर सेंटीमीटर का यूज़ कर रहे हैं तो मीटर सेंटीमीटर करेंगे, अगर हम वहाँ पे मीटर यूनिट इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हम मीटर वाला यूनिट इस्तेमाल करेंगे। अगर हम फोर्स को एफ़ को या टेंशन को न्यूटन में ले रहे हैं तो हम एम को लेंगे कि 1 मीटर लेंथ जो है उसमें हम मीटर यानी स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, यानी 1 मीटर लेंथ का कितना मास है वो हम नीचे मास की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये स्पीड का जो फार्मूला है v इज़ इक्वल टू F/m स्क्वायर रूट, ये लगा के हम वेव की स्पीड जो है वो स्टेशनरी वेव्स की फाइंड आउट कर सकते हैं। नोइंग द स्पीड एंड वेवलेंथ λ1, द फ्रीक्वेंसी f1 ऑफ द वेव्स दैट कैन बी गिवन एज, कि अगर हमें उसकी जो वेव की स्पीड है वो v उसका पता हो और उसकी λ1 जो कि अभी हमने पीछे दोनों फार्मूले दोनों के निकाले हैं, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा वाले रिलेशन से। तो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा वाला अगर हम रिलेशन लगाएं तो वहाँ से f इज़ इक्वल टू v और लैम्डा आ जाता है। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू जो है हमने अभी 2l निकाली है। λ1 इसलिए क्योंकि हमने ये फर्स्ट वेव जो है वो जहाँ पे जनरेट की थी इसको λ1 कहेंगे। तो हमारे पास F1 जो है यानी फर्स्ट मोड, इसको हम फर्स्ट मोड कहते हैं ना, इस मोड की फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी जो है F1 दैट विल बी इक्वल टू
वी ओवर लेमडा 1 और वी ओवर 2l। यहाँ से आप देखें कि अगर आप v की वैल्यू भी पुट कर दें जो कि f ओवर m स्क्वायर रूट है, तो हमारे पास f1 विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2l और साथ में v की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ f ओवर m। Thus, in the first mode of vibration, in case of stationary wave, जो first mode of vibration होगा, the wave mode of vibration of the waves of frequency f1 only will be set up in the given string। तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सिर्फ यही वाली फ्रीक्वेंसी होगी जो कि इस फार्मूले से निकल आएगी। यानी वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी, टेंशन इन द स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी, और मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट ये है कि अगर हमने, ये तो उस वक्त था ना कि जब हमने